नमस्कार। आज 3 फरवरी सन 2022 दिन गुरुवार जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड विस्तृत शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया नोएडा से आदरणीय विनोद शर्मा जी के साथ आज एक विषय पर चर्चा करने हेतु आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूं। उस विषय का नाम है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18वीं विधानसभा का ये चुनाव होने जा रहा है और 17 विधानसभा समाप्त होने वाली है। तो इसीलिए हमने ये सीरीज 17 एपिसोड की सीरीज की है और आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 पे आपके साथ उपस्थित है। और आज हमारे गणमान्य अतिथि प्रोग्रेसिव कम्युनिटी फाउंडेशन से आदरणीय श्री अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। सो हियर आई गो, आई हैंड ओवर द माइक टू विनोद शर्मा जी। आप कृपया करके क्वेश्चन पूछें सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। अमित जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हमारा इसलिए है कि ये जनता के घोषणा पत्र की एक तैयारी है जो आम आदमी सोचता है और आम आदमी के दिमाग में जो बातें उठती हैं वो उन तक पहुंचे जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं या जो वोट मांगने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने आपको इसलिए जोड़ा कि आप बहुत सारी शहर की समस्याओं पर निगाह रखते हैं, मुद्दे पर बहुत बारीकी से पैनी निगाह रखते हैं। तो आज मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि नोएडा में आप जब आए तब से अब तक आप देख रहे हैं सब चीजें, तो नोएडा विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़े मुद्दे क्या क्या हैं और क्यों हैं? मैं नोएडा में आज से तकरीबन 13 साल पहले आया था और जब मैं आया था, मैं पंजाब से हूँ। तो पंजाब से मैं निकला, मैं अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए चेन्नई गया। चेन्नई, बैंगलोर, पुणे रहा। वो बड़े शहर देखकर मैं जब नोएडा आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, यहाँ प्लान्ड सड़कें, चौड़ी सड़कें, और उस समय इतना ट्रैफिक नहीं था, फ्लैट्स नहीं थे, ग्रुप हाउसिंग बननी शुरू हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। 2-3 साल रुकने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यहीं रहना चाहिए और हिसाब से मैंने फ्लैट लिया। उस समय बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं थी और समय नोएडा तो खैर 2012 में एमएलए की सीट बनी और धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गई। जब फ्लैट लिया तो कुछ महीने बाद फ्लैट के इश्यू फेस करने शुरू किए और समझ में आया कि हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, ये इश्यूज़ बढ़ते गए। मेरी नज़र में आज के टाइम में फ्लैट वालों के मुद्दे काफ़ी बड़े हैं। नोएडा में अगर सेक्टर्स की बात करें तो उनके लिए पानी का और ट्रैफिक का, चाहे वो फ्लैट वाला हो या सेक्टर वाला, सबके लिए है। पॉल्यूशन का सबके लिए है। ये हैं, बेसिक मुद्दे हैं। अगर हम अपने आप को देखें, यूपी में हम बेस्ट हैं, नोएडा, और एनसीआर में भी हम मेरे हिसाब से दिल्ली को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं। कई मामलों में दिल्ली से बहुत अच्छे हैं। और बाकी एनसीआर की सिटी गुड़गाँव भी मैं 1 साल रहा हूँ, तो मैंने गुड़गाँव भी देखा है बहुत क्लोज़ली, फरीदाबाद, और मैं दिल्ली भी रहा हूँ, तो मैंने उन सब एरिया को देखा है, तो मेरे हिसाब से इससे नोएडा बहुत अच्छा है। जो लगता है कि 45 साल पुराना शहर है और अभी 45 साल में ही हमारे पास बहुत सारे मुद्दे आ गए, जो कि अभी नहीं आने चाहिए थे। या थैंक यू तो अमित जी। आज आपके समय आप जो देखते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं भी महसूस करता हूं उसको, वो है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर हम अभी कुछ दिन पहले हमने अभी इसी प्लेटफार्म पर बात की थी, हमारे दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी थे, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ नहीं है। तो आपने दिल्ली में भी, चंडीगढ़, क्योंकि आप पंजाब से हैं, चंडीगढ़ तो आदर्श शहर माना जाता है, तो आपने देखा होगा किस तरीके की समस्या। और आप लोग जैसे ट्रैफिक पुलिस से, ट्रैफिक के अधिकारियों से डिस्कशन करते हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ खामी है जो इस सिस्टम को दूर नहीं किया जा पा रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में जब हम आए तो ट्रैफिक इतना बड़ा इश्यू नहीं था, चौड़ी सड़कें थी। फिर जब फ्लैट्स बढ़े और ट्रैफिक बढ़ता गया, जो बात आपने कही ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, बिल्कुल ट्रैफिक के मुद्दों पे हम 14-15 सन 2014-15 से काम कर रहे हैं और कई सारे यू टर्न्स हैं। मुझे अच्छे से याद है, बालकनाथ के सामने जो यू टर्न बना, उसके लिए फाइल अप्रूव कराने के लिए मुझे वहाँ यू टर्न बनवाने के लिए उस समय के कई सीईओ से मुझे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो उनमें से एक ने प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके समझा। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके नहीं समझेंगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी। नोएडा अथॉरिटी में कोई भी ट्रैफिक इंजीनियर नहीं है, जो कि बहुत बड़ा इश्यू है। मैं बीटेक हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हूँ,
ऐसे ही बहुत सिविल के इंजीनियर्स हैं। मैं अपनी फील्ड में हूँ, मैं ठीक है जो काम कर रहा हूँ मुझे थोड़ा आइडिया ट्रैफिक का, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऐसे सिविल वाले एक्सपर्ट नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियर की बहुत जरूरत है जो ट्रैफिक के वॉल्यूम को देख के समझे और कर सके। एक अच्छा काम बीच में हुआ कि इन्होंने CERI और कई सेंट्रल रोड एजेंसी से सर्वे कराया, उस पर कुछ काम किया, बट प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। मुझे जो लगता है कि नोएडा को एक कागज पर रखें तो 4 लाइन ऐसे मार दी गई, 4 लाइन ऐसे मार दी गई और ऐसे मार दी गई। वो लाइन ठीक है, चौड़ी सड़कें बन गई 45 मीटर की, उसमें ट्रैफिक फ्लो कैसे होना था उस चीज को समझा नहीं गया। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग एक वर्ड होता है, वो मिस हुआ। इसके 2 मैं छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें। हाँ हाँ, नोएडा का जो सबसे पहला MP2 पे एलिवेटेड रोड बना, जब ये रोड बन रहा था 13-14 में, मुझे अच्छे याद है, मेरा ऑफिस 62 में है, तो मैं उस रूट से जाता था, तो मैं उस समय के इंजीनियर साहब से कई बार मिला और हमने कहा कि भाई आज आप इसको बना रहे हैं, पर ये जब 60 की तरफ उतरेगा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चौराहा हाँ है, उस पर अंडरपास बना दिया और आप देखिए जाम रहता है, और उससे जो 60 के अंदर जाने के लिए रास्ता है उसमें इन्होंने कोई प्रॉपर वे नहीं दिया और लोग उल्टा चलते हैं और पूरा जाम फंसता है। हमने उससे बहुत बिल्कुल निवेदन किया, उसको नहीं माना। इसका एक अच्छा फॉलोअप में ये हमें मिला कि अभी जो DSC रोड पे एलिवेटेड रोड बन रही है उसमें भी इन्होंने 7x के लिए लूप नहीं दिया था। हम CO से मिले, अपने MLA से मिले और कई लोगों से मिले और हमने कई बार लिखा। फाइनली दे एग्री कि हाँ भाई ये लूप देना चाहिए, नहीं जो 60 में गलती हुई है वो यहाँ हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने उस चीज को समझा, उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट ली, एजेंसी को बोला कि आप चेक करिए, और एजेंसी ने भी कहा ये बात सही है कि ये लूप बनना चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा जाएगा और जो लेफ्ट राइट उतरेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट्स है, जैसे मैंने पहले भी कहा हम एक्सपर्ट नहीं है, बट इतने साल से शहर में रह रहे हैं, उन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो एक आइडिया है, आप उसको आइडिया को लेके आगे बढ़िए। अब बिल्कुल जैसे साई मंदिर वाली रोड है, उस पे अब इन्होंने यूटर्न्स ठीक करने का काम शुरू किया। ममूरा चौक पे जो लाइट थी उसको बंद की, बहुत फॉलोअप हुआ उस पे, 40 पे बंद हुआ। आप देखिए वो लाइट बंद करने से बहुत फर्क पड़ा। बट अभी भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान चाहिए जिसमें 15 साल 20 साल बाद का सोचें कि हाँ आज अगर हम ये अंडरपास बना रहे हैं तो वॉल्यूम आगे शिफ्ट हो जाएगा, उस वॉल्यूम को हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे 71 में उन्होंने अंडरपास बनाया और अब एलिवेट वो बन रहा है फ्लाईओवर, तो वो उसको मैनेज कर लेगा। पर उसके साथ साथ आगे अब गोर चौक पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक नॉन स्टॉप चलेगा और वहां जाके अटक जाएगा। तो जब भी कोई काम करें, एक 5 किलोमीटर की रोड लें या 10 किलोमीटर का लें, उसको बिल्कुल 20-25 साल का प्लान करके चलें। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जैसे आपने डिस्कस किया बताया, तो आपको इसी जो सेक्टर 60 तक एलिवेटेड रोड है इसमें खामी देखो। जब हम इधर से चलते हैं सेक्टर 60 की तरफ से और इस्कॉन पे जब उतरते हैं तो वो चौराहे से पहले इन्होंने वो उतरने का बना दिया। बिल्कुल अगर इसी को ऊपर बनाते, आगे थोड़ा आगे चल के बनाते उतारते, तो चौराहे पे वो जाम नहीं फंसता। जो ऐसे ऐसे ही उधर से जब 31 पे उतरते हैं वहां भी कैंची बनती है। मतलब बिल्कुल जो प्लानिंग की गई है उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके नहीं चेक किया गया। और जो एक एग्जैक्टली ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो सिस्टम है वो, बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी भी एक और इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सिस्टम में 2-3 तरह के हैं। एक तो औद्योगिक इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे ट्रक माइग्रेटेड वगैरह बहुत पॉपुलेशन सारे काफी हैं, है। और दूसरे प्राइवेट बसें बहुत हैं। लगभग 3,000 के करीब प्राइवेट बसें हैं। और उसके अलावा सरकार की जो बसें, रोडवेज की बसें हैं, ये सब चीजें हैं। और साथ के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि प्राइवेट बसों के लिए कोई अड्डा नहीं बनाया गया, बस अड्डा जिस तरह का हर शहर में बिल्कुल, होता है। कोई पार्किंग नहीं बनी तो है। इन चीजों पे भी आपका कभी डिस्कशन हुआ है? जी बिल्कुल। आप जैसे जानते होंगे कि मैं विभिन्न एरियाज पे पॉइंट्स पे मैं RTI लगाते रहता हूँ, तो उसमें जैसे हम्म, आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, तो जैसे हम्म, पोल्यूशन के विषय पे अभी आप, मैं 2 पॉइंट्स है उसको लेना चाहूंगा। एक जो पोल्यूशन में करते हैं कि हम कहते हैं कि पोल्यूशन में एक प्राइवेट व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना बहुत बड़ा इशू है। तो अभी जब हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एयर कमीशन को बोला कि आप इस पे परमानेंट सोल्यूशन के लिए सुझाव लीजिए, तो मैंने उसमें भी ये लिखा कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैंने जब RTI लगाई केंद्र सरकार से, उन्होंने जो कंफर्म किया कि उनके द्वारा 1400 अभी तक शहर के देश के अलग अलग शहरों में 1400 इलेक्ट्रिकल बसेस चला दी गई हैं। यूपी को 600 बसेस मिल रही हैं, जिसमें गाजियाबाद और 10-12 शहर हैं जिनमें 50-60 बसेस चलने लग गई हैं। दिल्ली को भी मिली हैं। दिल्ली को उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसेस और 100 मेट्रो के लिए मिलेंगी। और मैं जब दिल्ली में रहता था, मयूर विहार में,
तो हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था मयूर विहार वाला, और मैं फेज 6 में रहता था, तो हमारे पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की फीडर बस थी। मुझे बहुत ही रेयरली होता था कि मुझे ऑटो लेके कुछ लेके जाना होता था, अगर कोई इमरजेंसी है तो बात है, नहीं तो मैं फीडर बस लेके मेट्रो स्टेशन तक जाता था, और बिल्कुल घर के 100 कदम पे मिलती थी। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सामने मिलेगी। ऐसा ही नोएडा में हुआ। नोएडा में एनएमआरसी ने अपनी फीडर बसेस चलाई और वो सर्विस चलाई, वो मेरे ख्याल 18 में चलाई, और इनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बंद कर दिया। फिर कोविड आ गया, 2 साल तो ऑलमोस्ट उसी ने खराब कर दिया। अभी भी सीओ मैम से तकरीबन 1 महीने पहले हमारी बात ये हुई थी, रिक्वेस्ट किया कि भाई, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम टेंडर निकालने वाले हैं। तो देखिए, जब तक हमारे पास शहर में एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अब मेट्रो तो हमारे को शहर को 2 हिस्से में काट रही है, 18 से लेके 62 तक जा रही है, और वो 51 से लेके आपकी ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक जा रही है, एक्सटेंशन वाली बननी है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है? आज अगर मैं 77 में हूँ, मुझे 51 के मेट्रो स्टेशन पे जाना है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? या तो मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, या ऑटो लेके जाऊंगा, या कैब लेके जाऊंगा। मेरे पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जो मुझे यहाँ से कहे कि हाँ भाई, मैं हर आधे घंटे 1 घंटे में बस चलेगी। जो पहले चलती थी एनएमआरसी की 318 नंबर बस, वो बंद हो गई, उसको वापस शुरू करने की जरूरत है। जो आपने एक पॉइंट बोला कि इंडस्ट्री, हमारे शहर में इंडस्ट्री भी काफी है। सेक्टर 8 पूरा वो वाली बेल्ट कर लीजिए, 63, 64, 67, ये पूरी बेल्ट कर लीजिए। माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत है जो इस शहर में बिना किसी कन्वेंस के रहती है। वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो ऑटोस पे। वो ऑटोस पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। वो बिल्कुल। मिक्स डीजल को करके चलते हैं। अगर वो ही उनको प्रॉपर एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बसेस मिले तो बहुत बढ़िया। ई रिक्शा है, ई रिक्शा ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह बढ़ा दी है ट्रैफिक की। तो जब तक एक अच्छी एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी में एक कड़ी और है जो शायद आप लोगों ने उठाई है, नहीं उठाई है, वो आपके दिमाग में डाल दे रहे हैं हम लोग कि डीटीसी की बस सेवा भी चलती थी जब नोएडा में कोई बस सेवा नहीं थी। बिल्कुल और आज भी डीटीसी का डिपो इस शर्त पर दिया गया था नोएडा में कि यहाँ पर आपको डीटीसी सेवा देनी है। डीटीसी सेवा देने को तैयार है, लेकिन उसके साथ कोई रिव्यू करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लास्ट में किसी को याद नहीं होगा कि बसों के रूट लास्ट में कब तय किए गए थे और कहाँ तक तय किए गए थे। आज अगर उनको रिव्यू किया जाए, अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है और डीटीसी की बस सेवा यहाँ है, तो डीटीसी के जीएम के साथ मिलके, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी या जिला प्रशासन के लोग मिलके उस डीटीसी का विस्तार तब तक तो कर सकते हैं जब तक हमारे पास बस सेवा शुरू हो। और बिल्कुल उससे बिल्कुल सही। उसका फायदा ये हो सकता है कि सेक्टर 67 तक, या जो जो रूट आज 33 तक है उसको 67 तक बढ़ाया जा सकता है। जिन जिन रूटों के शॉर्ट रूट है उनको और आगे किया जा सकता है। कोई नई बस सेवा भी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद विहार से आने वाली डीटीसी की कोई बस सेवा खोड़ा की तरफ से नहीं आती, जबकि पहले बिल्कुल। आ सकती है अगर नया रूट चालू किया जाए तो इस तरह का। तो ये इन रूटों पे शायद आप लोगों का कोई डिस्कशन हुआ कि नहीं कभी? मैं क्योंकि सेक्टर 27 में रह चुका हूँ, मैं सेक्टर 19 में भी रह चुका हूँ, तो मैं डीटीसी की बसेस को बहुत सामने से देखता था। आपको भी याद होगा कि वो अट्टा पीर से आके हाँ इंदिरा बिल्कुल। मार्केट के सामने से होकर वो 37 की तरफ चली जाती थी, और एक हम्म रजनीगंधा से झंडपुरा सेक्टर 11 होते हुए दिल्ली चली जाती थी। तो हमने भी हम्म इसमें कई बार कहा कि भाई, वो जो रूट रह गया है अट्टा मार्केट के सामने से 37 की जगह, उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा 67, 62, और जो झंडपुरा वाला रूट है, जब तक, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब तक अगर हमारे पास बसेस नहीं है, 16 में आ रही हैं, 16 में उनका जो डिपो है वहां से अगर आ रही हैं, उनको हम वाया 62 चला सकते हैं। मतलब वो रूट पे जब वो रजनीगंधा आती हैं, वो 11 तक जा रही हैं, और उसको 62, मैं क्योंकि ये 2011 की बात बता रहा हूँ। 2011 में मेरे ऑफिस 62 में था, अभी वही है मेरा। जब 2011 में एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ दिन मैं कैब से गया था, और कुछ दिन उसके बाद मैं डीटीसी की बस सर्विस से भी गया था। तो डीटीसी की एसी बस सर्विस 62 से चलती थी, और मैं सेक्टर 19 के सी ब्लॉक में रहता था उस समय, बी ब्लॉक में। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज के पास उतरता था उसी बस से, और उसी बस से जाता था। तो ये रूट बहुत अच्छा चलता था, 62 तक ये रूट जाता था। अब वो शायद रूट बंद कर दिया गया है। तो वही रूट को आप 51 की तरफ 71 से करते हो लेके जा सकते हैं, और इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद डीटीसी की बस में ट्रेवल किया हुआ है नोएडा से वहां। मतलब आज से मैं 11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रूट है, और जिसमें आप कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर एसी बस भी आप उतारेंगे, तो सड़क से कम 30 से 40 गाड़ियां हटा सकती हैं।
बिल्कुल 30 से बिल्कुल 40 गाड़ियां हटाने का मतलब आप कितना पोल्यूशन कम करेंगे, कितना ट्रैफिक कम करेंगे, कितना पेट्रोल और फ्यूल की सेविंग करेंगे। हम्म और वो बस चलेगी सीएनजी पे। अगर आप आज के टाइम में चलेंगे तो आप बिजली पे इलेक्ट्रिक बस आ जाएगी। तो वही, हम्म जब भी वही मैं कहता हूँ, हमें किसी चीज पे काम करना एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान के साथ करें। उसमें सिर्फ सड़क बनाना ही नहीं होना चाहिए, उसमें केवल हम्म अंडरपास फ्लाईओवर बनाना नहीं होना चाहिए, उसमें हम्म आपकी ट्रैफिक लाइट की मूवमेंट भी होनी चाहिए कि अगर एक रूट पे चल रही है तो ऐसा किया जाए कि वो पूरी ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिले, और उसमें आपकी बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो। इस मुद्दे पे काम हम्म करने की जरूरत है। अब हम्म क्योंकि पिछले 2 साल तो हम कहिए कि कोविड ने खराब कर दिए हैं, और लोग भी शायद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना यूज करना पसंद नहीं कर रहे। मतलब स्टार्टिंग में तो यही हुआ, आपने देखा होगा, इसके कारण टू व्हीलर्स, प्राइवेट व्हीकल्स की सेल भी बढ़ी। बट अब फिर हम्म से टाइम आया है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। और हम्म जो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हम एक बार इसके बारे में फिर से इनको रिव्यू रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे लगता नहीं अभी 1 हफ्ते तक तो कोई इस पे काम करेगा, क्योंकि हाँ नहीं, हमारा टाइम नहीं उद्देश्य है। तो ये है कि जो चर्चा अब हो रही है वो चर्चा शहर में जाए और अधिकारियों के बिल्कुल कान में भी, और जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं या जो भी वोट मांगने आ रहे हैं उनके सामने भी ये सब मुद्दे उठने बिल्कुल, चाहिए कायदे में। हम इनको एक बताया था, डीसीपी ट्रैफिक, सीओ मैडम और डीएम साहब के सामने भी रखेंगे। जो आपका पॉइंट सही है कि डीटीसी के जीएम से बात करके, रूट को रिव्यू हम्म करके हम इसको आगे कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, 2 पॉइंट और हैं, वो बीच बीच में उठते रहे हैं। एक तो है स्पीड ब्रेकर और एक यू हम्म टर्न की डिजाइन। स्पीड ब्रेकर के मैंने एक उदाहरण बताता हूँ, आप भी शायद स्टडी कर सकते हैं, कि जब धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ, तिलक नगर की तरफ जाते हैं, तो उस रूट पे जो स्पीड ब्रेकर बने हैं वो आदर्श स्पीड ब्रेकर हैं। अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर पूरे नोएडा में बने तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हादसा हो जैसा अभी पिछले दिनों हुआ था, जिसमें एक दंपत्ति जा रहे थे और उसमें महिला की मौत हो गई थी स्पीड ब्रेकर्स की वजह से। इनफैक्ट वहां कल पे निशान भी कल नहीं लगे हुए थे। तो ये दोनों चीजें ऐसी कि इनकी बाकायदा स्पेसिफिकेशन हो, और वो तभी संभव है जब यहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगी। तो इस इस मुद्दे पे पे भी आप लोग जी। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कल ही, इनफैक्ट कल हमारे एक नॉन है, अभिषेक गुप्ता, आप जानते होंगे, हम्म जो ड्रेन के इश्यू पे काम भी कर रहे हैं। उनके ही हम्म। कल एक नॉन की कल 126 में डेथ हुई है। शायद अच्छा। वो गाड़ी थोड़ी तेज थी, या आई एम नॉट श्योर द रीजन। वो स्पीड ब्रेकर से टकराए हैं और उसके बाद उनके एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हुई है। अब जब ओहो। आपने बोला स्पीड ब्रेकर की बात, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस हुआ था कि भाई हम्म जो स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, वो दिल्ली हम्म हाई कोर्ट ने दिल्ली में साफ साफ बोला था कि अगर कोई भी कॉरपोरेशन, वहां पर कॉरपोरेशन अगर जो इंडियन रोड काउंसिल के नियम्स को तोड़ के अगेंस्ट जाके स्पीड ब्रेकर बनाएगी तो उनपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 77 हम्म में हम जहाँ रहते हैं, हमने खुद खड़े होकर स्पीड ब्रेकर बनवाए अपने सामने। जैसे आप बोल रहे हैं हम्म बिल्कुल वैसी डिजाइन से बनवाए, उसमें पेंटिंग कराई। हम्म यहाँ हम्म प्रॉब्लम, विनोद जी, ट्रैफिक इंजीनियर या रोड इंजीनियर के साथ साथ है हम लोगों की आदत। हम्म आदत दोनों तरफ, जो तेज चलते हैं उनको हम्म ये नहीं समझ में आता कि भाई हम अपनी जान से भी खेल रहे हैं, दूसरे की भी। और जो हम्म उनके अगेंस्ट हैं, जो हड़बड़ी में रहते हैं कि नहीं भाई अब तो हो रहा है। मुझे 3-4 साल पहले आज हमारे हमारे यहाँ भी हुआ था, किसी से मेरी स्पीड ब्रेकर को लेके ही इस बात पे बहस हो गई थी। तो और काफी, मतलब मुझे उल्टा सीधा भी बोला गया था उसमें। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि भाई आप अथॉरिटी को बोलिए, बनवाइए। अभी हम क्या करते हैं, रोड को काट देते हैं और कंक्रीट से स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, या कंक्रीट का एक बड़ा सा पिलर ले आते हैं, उसको लगा देते हैं और वो बनाते हैं। वो गलत है। मैं इस विषय में अथॉरिटी में काफी बार काम भी करता रहा हूँ, लगातार मेरी फॉलोअप भी होती है। वर्क हम्म सर्कल ये बोलते हैं कि हम स्पीड ब्रेकर हम बनाना है, हम बनाएंगे। बट हम जब सड़क बना रहे हो तो उसके साथ बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम अथॉरिटी में एक ट्रैफिक सेल उनको बता देते हैं और वो पेंट करा देते हैं। हम्म प्रॉब्लम क्या आती है, लोग यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर्स डालते हैं, अपना हम्म रिसोर्सेज यूज करते हैं कि नहीं साहब, यहाँ तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप आज ही बनाइए, कल ही बनाइए। वो क्या करते हैं, हम्म सड़क काटी, 4 ईंट खड़ी की और बना दिया। वो गलत हम्म तरीका है। स्पीड ब्रेकर हम्म बनाने के लिए एक प्रॉपर डिजाइन है इंडियन रोड काउंसिल का, जिसको आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से हम्म करना है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। हमारा हम्म भी, जो रह रहे हैं, जो गाड़ी तेज चला रहे हैं, उसको भी समझना है और लोगों को समझाना है और अथॉरिटी से फॉलो करके बनाना। तो स्पीड ब्रेकर हम्म पे तो ये होना चाहिए। दूसरा आपका हम्म। पॉइंट क्या था? यू टर्न, जो हाँ, गलत यू टर्न पे, गलत तरीके की यू टर्न। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
14-15 में 15-14 के आखिर में हमने सेक्टर 50 से 75 वाली रोड पे कोई जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तो कट नहीं दिए, तो हमने यू टर्न के लिए रिक्वेस्ट दिया। 1-1.5 साल उन्होंने हमने फॉलोअप भी किया और उन्होंने सर्वे भी कराया। 71 से डीएससी रोड तक 4 यू टर्न प्रपोज हुए, 3 बने और एक सामने की सोसाइटी के गेट के कारण, हालांकि तब वो गेट नहीं था अमरपाली 76, तो रोक दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर लगाया। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रेशर की रहती है। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही बालकनाथ मंदिर के सामने यू टर्न की बात की थी। वो यू टर्न प्रॉपरली बना, पर उसमें जो गाइडिंग वॉल है उसको बल्ब शेप में छोड़ दिया गया। आपको अच्छे से याद होगा, नोएडा में पहले ये अपना कैम्ब्रिज स्कूल के सामने बहुत बड़ा यू टर्न बना हुआ था, जहाँ एलिवेटेड रोड है। हाँ, इसी रोड 27 में। हाँ, 27 और 28 के बीच के कैम्ब्रिज और डीपीएस। तो मैं जब पहली बार आया था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, और वो साईं मंदिर के सामने तक ऐसे बनता गया। बट बाद में वही क्या हुआ कि प्लानिंग सही नहीं हुई, गलत तरीके से बनाए गए। जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इनमें इन्होंने बाद में रोड इंजीनियरिंग का इंजीनियर से बात करके बनाया। पर अब अगर आप विकास मार्ग पे चले जाइए 121-122 के बीच में, आपको यू टर्न बिना आम के मिलेंगे। मतलब ऐसे बल्ब बना दिया गया और वो छोड़ दिया गया, तो लोग उसे उल्टा जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप 71 जैसे यहाँ से 62 जैसे सेक्टर 50 में भी है, बिल्कुल उल्टा जाते हैं। उसमें तो 50 और 41 की मार्केट के बीच में लोग उल्टा भी जाते हैं। वहां पर टायर किलर भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, एक हमादत से मजबूर है, वो नहीं फॉलो करते हैं। फिर 71 से 62 की रोड पे जा रहे हैं, तो 4 यू टर्न बने, मेट्रो ने बनाई। पहले नॉर्मल थे जो मेट्रो ने तोड़ दिए, फिर बनाए। उनसे यू टर्न से खासकर 62-63 के बीच में जो बने, ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम सही हुई, पर रॉन्ग साइड बहुत हुई। अभी वहां पर फिर से यू टर्न को ठीक करने का काम चल रहा है। जैसे 62-63 में पेट्रोल पंप के सामने यू टर्न को ठीक किया जा रहा है। अब वो यू टर्न ठीक करने के लिए बकायदा सर्वे कराया गया। आईसीआर जो इंडियन रोड काउंसिल आईआरएससी की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया और उसको कराया गया। तो किसी भी काम को करने का तरीका ये है कि दो, एक तो जो ऑथराइज एजेंसी है, जो आप प्रॉपर सर्वे कराइए, और दूसरा किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में मत आइए। आज सेक्टर 50 और 76 की रोड के बीच में पिलर नंबर 78 के पास एक 27 या 21 मीटर का जो स्पैन है वो कट छोड़ दिया गया है, वो यू टर्न नहीं बना है। वो सुबह शाम वहाँ रॉन्ग साइड चलते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में आके एक सोसाइटी के कि भी सोसाइटी को प्रॉब्लम, सोसाइटी का गेट आगे है। तो मैं तभी कह रहा हूँ इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे, ऑथराइज एजेंसी, रोड काउंसिल की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में मत आइए कि हाँ ये बनना है तो ऐसे बनेगा। नहीं तो आप जो मर्जी कर लीजिए, वो यू टर्न गलत बनेंगे और वो एक्सीडेंट्स का कारण बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अतुल जी। जी, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना है, मात्र दिस इंटरव्यू इज ओनली शेड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, तो मैं 4 पॉइंट अमित जी ले रहा हूं आपसे, एक टू एक। अगर आप भूलते भी हैं तो आई फॉलो अप, नो प्रॉब्लम। और हमारे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे आईआरसी की बात हुई है, तो दैट स्टैंड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। एक थोड़ी सी त्रुटि हुई है, तो मैं इसको ठीक करना चाहूंगा। ओके, तो अमित जी इस पर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हमारा जो विषय है वो चुनावी मुद्दा है, तो इसको हम नोएडा अथॉरिटी पर तो दैट विल गो एन एंडलेस डिस्कशन, बट हमारे जो विधायक हैं वो कैसे नोएडा प्राधिकरण पे इस पर दबाव डाल सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, पहले गंगा वाटर की हम बात करते हैं कि हमारी टोटल जो नोएडा की कैपेसिटी है, जो डिमांड है वो 340 एमएलडी की है, और 240 एमएलडी हमें प्रताप विहार और सिद्धार्थ नगर से, हमें सिद्धार्थ विहार से, गाजियाबाद से मिलता है, जिसको कि 192 प्लस 48 240 होता है, और 100 एमएलडी हम लोग नॉर्मल वाटर मिक्स करते हैं उसमें। तो इसमें से जो हमारा मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, जो सेक्टर 65 और सेक्टर 69 में है, फिर वो 6 अंडरग्राउंड रिजर्वायर में जाता है, फाइनली 32 जोनल अंडरग्राउंड रिजर्वायर से होकर हमारे नोएडा के पास आता है। तो सवाल ये कि फिर भी हम इतनी चीजें होने के बावजूद, क्या हमारा उत्तर प्रदेश जल निगम हमारा गंगा वाटर प्लांट एक या हमारे नोएडा या हमारे जिला में नहीं डाल सकता, जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, जो कई बार हमें गंगा जल की प्रॉब्लम्स होती है? पहला। दूसरा, सीवर की मैं बात करता हूँ, 215 एमएलडी की हमारी कैपेसिटी प्रतिदिन यहाँ से उत्सर्जन होता है, और हमारी कैपेसिटी लगभग 231 की है। 6 एसटीपीज जी हैं, और उसके बाद 36 एसपीएस हैं, जो सीवेज पंपिंग स्टेशन हमारे पास हैं, और उसमें से जो ट्रीट होता है वो 190 है, बाकी 135 जो है वो कहाँ जाता है वो आज तक हमें नहीं पता। तो जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने ग्रीन बेल्ट में। आपने कई जगह देखा होगा बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है 75 एकड़ का,
उसमें भी हम लोग बोरिंग से पानी निकालते हैं। तीसरा जो हमारी एलईडी की बात हुई है, जो हमारे पूरे नोएडा में ईईएसएल जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ हमारा करार हुआ है, जिसकी की बात हुई है 54.25% रिडक्शन एनर्जी कंजम्पशन होगा, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार आप देखते हैं कि पूरे नोएडा में डिस्को लाइट्स हो रही हैं, इसके बावजूद कि इसमें कोई टाटा की गाड़ी आती है और बोलती है नहीं सर नोएडा अथॉरिटी की प्रॉब्लम है, आप उनकी जेई से बात कीजिए। और लास्ट पॉइंट है पार्किंग की सबसे बड़ी बात। 1074 करोड़ की पार्किंग हमारे नोएडा में 6 जगह बनाई है, सेक्टर 1, 3, 5, 16A, 18 और 38A में। उसके बावजूद भी ये कंप्लीट वेस्ट है। कोई लोग, मेरे ख्याल से शायद आप भी नहीं लगाते होंगे पार्किंग मल्टी लेवल, जो कहा जाता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्किंग सेक्टर 38A में है। ओवर टू यू अमित जी, वन बाय वन। गंगा वाटर, सीवर, इसमें एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, पहला अमित जी जवाब दें उससे पहले। अमित जी, आपने सबसे बड़ी बात यह है इसमें पार्किंग के रेट को लेकर, महंगी पार्किंग की वजह से लोगों को दिक्कत है। अब सेक्टर जो 38 में बोटेनिकल गार्डन में जो पार्किंग बनी है वो सस्ती है, 15 रुपए या कुछ भी है। और मेट्रो की जो पार्किंग है, मेट्रो रेल की, डीएमआरसी की जो रेट है वो एकदम बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन नोएडा में जो रेट है वो महंगे होने की वजह से लोग ये दिक्कत करते हैं। हाँ अमित जी, अब बताइए। ओवर टू यू सर। मैं एलईडी से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। एलईडी की प्रॉब्लम वो जो टाटा वाले बोलते हैं, एक्चुअली वो उनकी भी प्रॉब्लम। एलईडी देखिए फ्लक्चुएट कब करती है, डांस जिसे करीब तब करती है जब उसकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाती है। और वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना टाटा के हाथ में है ना अथॉरिटी के हाथ में, वो बेसिकली पीवीएनएल के हाथ में है। जब वहां से सप्लाई में कभी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमने भी देखा है, हम भी रेस करते हैं, बट जब एक बार मैंने इसको टेक्निकली समझा और मैंने इसको देखा तो मैं समझ गया कि इशू क्या है। वो क्या है कि पुरानी केबल्स भी हैं। अब देखिए लाइट बदल दी गई है, मैंने अपने सामने खड़े होकर लाइट बदलवाई है, मैंने एलईडी बदलते देखी है। और लाइट बदल दी गई है, हमने वायरिंग नहीं बदली है। वायरिंग तो पुरानी है, और हमारे घर में भी पुरानी वायरिंग कभी ना कभी इशू कर जाती, तो वो है। अब वो वायरिंग पूरे में बदलना पॉसिबल नहीं है, तो ये इट इज नॉट एन बिग इशू, बट बहुत अच्छा स्टेप है। तो जब वोल्टेज कभी फ्लक्चुएट करेगी तो लाइट फ्लक्चुएट करेगी, नहीं तो वो चलेगी। अच्छा, मैं दूसरा वाटर पे आऊंगा। मैंने अभी 10 दिन पहले पानी पे एक डाला भी था कि अथॉरिटी, हम उनसे दो चीजों पे फॉलो अप कर रहे थे। देखिए पहले क्वांटिटी की प्रॉब्लम थी, अब क्वांटिटी हमारे पास है। नोएडा अथॉरिटी ने 100 पुराने ट्यूबवेल्स चला दिए हैं। इनफैक्ट आज भी मैं अभी होके आ रहा था हमारे यहाँ पार्क में 71 में, जो 12 साल से ट्यूबवेल बंद था, उसकी खुदाई शुरू हो चुकी है और 20 दिन में वो शुरू हो जाएगा। अब क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी की। 90 mld गंगा जल हमें और मिलने वाला है, जो एक्सप्रेसवे और वगैरह के सेक्टर्स में जाएगा, तो वो है। हम 6 रेनी वेल, हमारे यहाँ नोएडा में 11 रेनी वेल होते थे यमुना के किनारे, जिसमें से 6 ही चल रहे हैं, 6 भी आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और रेनी वेल का जो टीडीएस होता है वो अराउंड 250 से 300 होता है। अगर हम रेनी वेल 10 भी चला लेंगे तो 170-180 mld रोज हमें पानी मिलेगा। और 330 जो मैं 90 मिलाने की बात कह रहा हूँ, अगर उसको इंक्लूड कर लें तो 500 mld पानी मिल जाएगा, जिसके बाद आने वाले 2 साल पानी में की कमी अगर नहीं इस होगी। प्रॉपर यूज कर लेंगे तो ग्राउंड वाटर हमें यूज ही नहीं करना, और घरों में 250-300 mld टीडीएस का पानी रहेगा। 500 टीडीएस तक भी सही है। प्रॉब्लम आती है जब 1 महीना गंगा जल की सप्लाई बंद होती है, उसमें भी हम मैनेज कर लेंगे। अब उसमें सीडब्ल्यूसी सेंटर वाटर कमीशन के थ्रू और वेबकॉस के थ्रू सर्वे शुरू हो चुका है। 6 महीने इसमें और लगेंगे, और अगर सब सही रहा, ये बहुत पुरानी डिमांड है, तो 2 साल में पानी में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसके लिए हमें न केवल विधायक पे, हमें खुद भी फॉलो अप करना है। जो हमारे मौजूदा विधायक ने 2017 के पहले सत्र में ही इस बारे में प्रश्न पूछा था, मेरे पास उसका जवाब भी मैं दिखा दूंगा, बट उनके साथ साथ हमें भी फॉलो अप करना है। तो पानी की प्रॉब्लम हम 2-3 साल में बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया एसटीपी का। मैं अभिषेक गुप्ता की बात कर रहा था, तो उन्होंने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाया था कि ड्रेन्स में पानी, सीवरेज का पानी नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ 7X में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सोसाइटीज बना दी गई, एसटीपी चलता नहीं, और वो पानी गंदा होकर सीवरेज ड्रेन में जा रहा है, ड्रेन से इरिगेशन ड्रेन में, इरिगेशन ड्रेन से यमुना में, यमुना से अल्टीमेटली गंगा जी में। तो हम खुद जिम्मेदार थे इस पोल्यूशन के। अब बहुत हमारे यहाँ काम हुआ है और फर्क लगने लगा है। मैं खुद देखा है कि जो हमारे ड्रेन्स में जो एसटीपी का डिस्चार्ज है 20-30% के आसपास रह गया है। आपने कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क वगैरह उसमें एसटीपी का, उसका बोरवेल का पानी यूज कर रहे हैं, एनजीटी की साफ-साफ गाइडलाइंस है कि एसटीपी का पानी यूज करना है। मैंने खुद अपनी सोसाइटी से, हमारा 600 केएलडी का एसटीपी है, मतलब 6 लाख लीटर पानी रोज हम ट्रीट करते हैं। 11 से 12 लाख लीटर पानी रोज हमारी सोसाइटी में होता है।
सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है 8-9, उसको हम 5 से 6 लाख को रोज ट्रीट करके अपने फ्लशिंग सिस्टम में यूज करते हैं। फ्लशिंग में हम ताजा पानी नहीं यूज करते और हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। और साथ साथ मैंने अपने सोसाइटी के साथ वाले पार्क में 3 कनेक्शन दिला रखे हैं। मैं खुद उनका बोरवेल बंद करवा देता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ कि आप बोरवेल यूज करें तो मैं मना करता हूँ, और हम अपनी सोसाइटी से पानी देते हैं कि आप इस एसटीपी का ट्रीटेड पानी लीजिए, और वो चल रहा है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर इसको हमें देखिए, बहुत मैं एक अगर इसको चुनाव की तरह से भी देखेंगे, मैं कई मंच पे इस चीज को बोल चुका हूँ कि हम अगर सोचे कि 5 साल में 1 वोट देकर हम सोचे कि हमारा काम खत्म, विधायक सांसद किसी भी पार्टी का हो वो करेगा, मोदी जी भी आके कर लेंगे, नहीं कर सकते। आप अगर अपने शहर को अच्छा चाहते हैं तो आपको खुद भी एफर्ट्स करनी होगी, 5 साल में फॉलो अप भी बिल्कुल करना होगा, नजर भी रखनी होगी, नहीं तो आप बिल्कुल। चीजें प्रूव नहीं कर सकते। एसटीपी में और काम हो रहा है और काम करने की जरूरत है। एसटीपी और पानी के मुद्दे से हम पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, और आने वाले 2 साल में शहर की 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 एसटीपी हमारे और चलने भी लग जाएंगे। नहीं, एक इशू इसमें अमित जी, एक इशू है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जिस जगह पे एसटीपी चालू नहीं हुए उस जगह पे बिल्डरों को ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दे देते हैं? बिल्कुल, आज ही इन्होंने अंतरिक्ष कल 78 में अंतरिक्ष में इन्होंने रेस्ट किया। हमने आज भी ये पॉइंट रखा कि आपने किया, बहुत अच्छा किया, पर देर से किया। 15-16 में ज्यादातर सोसाइटीज में 7x की 90% सोसाइटीज में ओसीज जारी हुए हैं बिना देखे समझे। वो ओसी आपने निरस्त कर दी, ठीक है, बिल्डर पे क्या फर्क? बिल्डर पे भी एफआईआर कराइए। अभी 2 दिन पहले आया था कि बिल्डर पे एफआईआर कराएंगे, बिल्कुल कराइए। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके ऑफिस, उसके बैंक अकाउंट, उसकी गाड़ी को जब्त कीजिए, उससे रिकवरी कराइए और एसटीपी बनवाइए। मैं या आप क्यों सफर करें? उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। आ गया लास्ट का पॉइंट, पार्किंग का। आपने बहुत अच्छा, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो बसेस वाला जो आपने कहा, 2 साल पहले राजीव त्यागी जी जो चीफ जनरल मैनेजर है, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस साथ मिलकर एक बनाया था कि जो बोटेनिकल गार्डन में पार्किंग है ग्राउंड फ्लोर पे 100 बसेस खड़ी हो जाएंगी। छलेरा के सामने आप देखेंगे बसेस खड़ी रहती हैं, स्टेडियम के सामने, कैम्ब्रिज के सामने। तो उन्होंने कहा वहां चली जाएंगी। वो कुछ दिन चला, फिर उसको छोड़ दिया गया। पार्किंग के मुद्दे पर ट्रैफिक हम बहुत दिन से लगे थे, खासकर लॉजिक मॉल के बाद बहुत बड़ा चल रहा था, सर्विस रोड ब्लॉक कर दी गई। हमने बहुत लिखा और फाइनली हमने कमिश्नर साहब को भी लिखा, उन्होंने भी इसका वो लिया और ऑफिसर्स गए और उन्होंने खुलवाया और उस पे ट्रैफिक पुलिस सर्वे कर रही, एक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें हैं, एक तो जितने पार्किंग वाले हैं उनको सबको वापस रीवेरीफाई करके सबके अप्रूव मैप और लाइन लगा दीजिए, पूरी की ये पीली लाइन है, इससे बाहर नहीं, और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, चाहे वो आरटीओ के बाहर हो या कहीं भी हो। दूसरा, बोटेनिकल गार्डन की पार्किंग को प्रॉपर्ली यूज कीजिए। जितनी बसेस खड़ी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर बनना है जो हमारा 67, वो कागजों में ही रह जाता है, उसको शुरू कीजिए, ट्रक्स को वहां भेजिए कुछ को, और बसेस को वहां भेजिए और बोटेनिकल गार्डन में भेजिए। फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है जो चार्जेस का। विद इन नोएडा चार्जेस ठीक है, 20 रुपए 2 घंटे के, ठीक है। सेक्टर 18 में बहुत ज्यादा है। वही सेक्टर 18 में 1 घंटे के 50 रुपए बहुत ज्यादा है। फिर एमएलपी भी है। आपको देखिए, आपको समझना होगा कि जिसने 6 घंटे, उसके साथ में डीएलएफ मॉल है, 50 रुपए 60 रुपए में पूरा दिन गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। तो ये डिस्पैरिटी क्यों होनी चाहिए एक एरिया में ना? तो जैसे अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के रेट अलग हो गए, तो जीएसटी आ गए तो टैक्स रेट सेम हो गया, ऐसे पार्किंग रेट पूरे होने चाहिए। ठीक है, आपको 18 में अगर सरफेस पार्किंग को डिस्करेज करना है तो थोड़े से रेट बढ़ा दीजिए, पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा। वहाँ एमएलपी के रेट भी कम कीजिए, जैसे मॉल में है उससे कम होने चाहिए, और सरफेस पार्किंग के रेट थोड़े से ज्यादा होने चाहिए पर इतने नहीं। इस मामले में हम कई मौजूदा और पिछले कई सीओ साहब से मिल चुके हैं। मैं एसके जैन साहब के साथ जाके मैं खुद मिल चुका हूँ, तो उनका कहना था कि नहीं, दिल्ली में आप जाएंगे तो कनॉट प्लेस पे इतनी महंगी पार्किंग है, ये है वो है। हमें समझना होगा कि 18 का और कनॉट प्लेस का अलग अलग डिफरेंस क्या है, पर्पस क्या है। 18 में बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ 15 मिनट आधे घंटे का काम है, या ज्वेलरी वाले हैं, तो आपको वो रिक्वायरमेंट समझनी होगी। दूसरा, वो जो टॉइंग की जाती है बहुत गलत वे में की जाती है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये मुद्दे हैं, इनको इस वे में हमें करना चाहिए। विनोद जी 3 मिनट्स। अब हाँ बिल्कुल, अभी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी रह गया है वो है वेंडर पॉलिसी। जो नोएडा की वेंडर पॉलिसी है उसमें एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जब हम सिटी सेंटर सेक्टर 32 से चलते हैं 12-22 की तरफ को, एडोब चौराहा पार करने के बाद ये जो 12-22 का जो चौराहा है ये 6 लेन का है, 3 इधर 3 इधर।
इसके ठीक सामने जब मेट्रो अस्पताल की तरफ जाते हैं तो सिंगल रोड रह जाती है। बिल्कुल। उस सिंगल रोड पे इन्होंने 12 दुकान इधर 12 दुकान इधर, स्कूल के पास सब बना, मतलब उस सरस्वती छोटी विद्या रोड पर स्कूल, सबसे ज्यादा तो कोई तय करते समय कोई मानक तो होगा, नंबर एक। नंबर दो, कितने दुकानदार हैं, उनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई उनका एक फिक्स केबिन है, उस पर कोई लाइसेंस नंबर लिखा है, 6 अलॉट हुए कि 8 अलॉट हुए, पता चला 6 अलॉट हुए 10 और बैठ गए, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। और जो तय करने वाले लोग हैं वो कैसे तय करते हैं, ये पूरे नोएडा की समस्या है। ये इस बारे में बहुत आगे से, क्योंकि चुनाव का भी इशू है, बहुत सारे लोगों की ये रहती है सिंपैथी कि भाई ये ठेली पटरी वाले छोटे हैं, लेकिन उन दुकानदारों का क्या जिन्होंने 70 लाख में नोएडा प्राधिकरण से दुकानें ली और उसके बाद उनके सामने उस चीज में ठेली बैठा दी। उस चीज में फंस गए। मैं बिल्कुल वो वही कह रहा हूँ। और इसमें जो है इसको प्रॉपर करने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ कर दिया, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएं और वो वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी हो और उसको पब्लिक में पब्लिश करेंगे, पब्लिक के व्यूज भी ले लीजिए। और हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा सजेशन दे दूंगा, आप दे दें, कोई दे दें, और उस पर कई काम कर सकते हैं। एक जो पानी की बात आपने की थी, मेरे सामने वो लेटर भी आया है। हाँ, ये 13 जुलाई 2017 का है, मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो उस टाइम बताया गया था कि 90 MLD यानी 37 क्यूसेक गंगा जल जो है वर्ष 2020 में पूरा हो जाएगा और 21 से मिलना शुरू हो जाएगा 333 MLD। बट क्योंकि कोविड वगैरह के कारण सबको डिले हो गया, तो ये 22 में अब शुरू हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा था कि खारे पानी की समस्या है। ये 13 जुलाई 2017 में जब इन्होंने विधानसभा में पंकज जी ने स्वयं पूछा था, तो उसमें 333 MLD की बात है, जो मेरे हिसाब से और 2 महीने में शुरू होके हम कर सकते हैं। हमें गंगा जल और लेना है, पर गंगा जल कॉस्टली पड़ता है। जो अतुल जी ने कहा कि हम यहाँ पर रिजर्वायर नोएडा में बना सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे पास नोएडा में अब वो जगह बची है। जहाँ है उसको ही करिए, उससे बेटर वे है आप इसको करिए, अब समाप्त करिए। अपने रेन्यूअल को करिए, जैसे दिल्ली ने पिछले 10 सेकंड किया है। जी जी, सो आई थिंक वी आर आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज की मीटिंग में शामिल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपने चर्चा की। और अमित जी का धन्यवाद, क्योंकि ये उस सेक्टर से आते हैं, सेक्टर 74 से सेक्टर 79 के बीच, जो पूरे नोएडा के जो टोटल वोटर्स हैं 7,14,472 के 4.6% यानी 33,000 के वोट में से आते हैं। तो आने वाली ठीक 7 दिन बाद हम सब निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे सबसे कि आप लोग भी मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टॉकिंग टू यू।